नमस्कार मित्रों, आगामी 29 मार्च 2025 को जैसा कि आप में से कई लोगों को पता होगा कि इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। हालांकि वो भारत में दृश्य नहीं होगा, लेकिन उस दिन जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, चूंकि ये जो ग्रहण लगने वाला है ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जो शनि का नक्षत्र होता है स्वयं का, साथ ही मीन राशि जो देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है उसमें ये ग्रहण लगने वाला है। और उस दिन, ग्रहण के दिन, मीन राशि में सूर्य, चंद्रमा, राहु, बुध और शुक्र एक साथ पंचग्रही योग बनाकर विराजमान रहेंगे। साथ ही जो इसका ग्रहण की जो अवधि काल रहेगी वो भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:21 से और शाम को 6:14 तक रहेगी। और जब इस ग्रहण का समापन होगा तो उसी दिन अर्थात 29 मार्च की रात्रि 10 बजे के आसपास इस वर्ष का सबसे बड़ा महाराशि परिवर्तन होगा, जहां पर शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर अपनी जो मूल त्रिकोण राशि उससे निकलेंगे और मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो 29 मार्च का दिन रहने वाला उस दिन यहाँ पर 6 ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। यहाँ पर मित्रों आपको चंद्रमा की स्थिति इसलिए बताना आवश्यक है क्योंकि चंद्रमा जो है वो 2.25 दिन में राशि बदल देते हैं। तो चंद्रमा जो है वो 28 मार्च को शाम को 4:47 पर प्रवेश करेंगे मीन राशि में और 30 मार्च को शाम को 4:34 पे वो निकल जाएंगे। तो यहां से जो स्थिति बनेगी 30 मार्च के बाद से शाम को 4:34 पे और 14 अप्रैल तक यहाँ पर पंचग्रही योग बना रहेगा। सूर्य, शनि, राहु, बुध और शुक्र का जो पंचग्रही योग है ये देश दुनिया पर व्यापक असर डालने वाला है। और यहाँ पर आज इस वीडियो में मैं आपको सिंह राशि पर जानकारी दूंगा कि इस पंचग्रही योग का खास तौर पे जो ग्रहण के बाद स्थिति बनने वाली अगले 15 दिन। मित्रों इस 15 दिन की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि सूर्य जो है वो 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे मेष राशि में प्रवेश करके। तो वहां तक की जो अगले 15 दिन की स्थिति रहने वाली है उसको आपको समझना बहुत आवश्यक है। और आज इस वीडियो में सिंह राशि वालों के लिए इसलिए जानकारी देना आवश्यक है क्योंकि 29 मार्च को ही आपको शनि की ढैया भी शुरू हो जाएगी और यह जो ग्रहण है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा समस्यादायी हो सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? यह जो ग्रहण घटित होगा आपके अष्टम भाव में घटित होगा जहां मीन राशि बनती है और वहीं पर शनि भी प्रवेश करेंगे 29 मार्च को। तो आपको शनि की ढैया शुरू हो जाएगी जो 3 जून 2027 तक अनवरत जारी रहेगी और यह लोहे के पाए पर शनि का गोचर चलेगा। अष्टम की जो ढैया होती है विशेष कष्टकारी होती है और यहाँ पर शनि चूंकि अपनी शत्रु राशि में माफ कीजिएगा, जो सूर्य और शनि का जो योग होने वाला है ये काफी समस्यादायी रहेगा क्योंकि पितृ दोष बनेगा। और आपके जो राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, उनका वैसे भी शनि और सूर्य का संबंध अच्छा नहीं माना जाता। पिता पुत्र होने के बावजूद आपस में आदर्श शत्रुता वो रखते हैं। तो यहां पर जो आपके लिए स्थिति बनेगी उसके बारे में अब मैं चर्चा स्टार्ट करता हूं। देखिए मीन राशि में ये घटित होगा अष्टम भाव में। उस दिन कितने भाव आपके कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं पहले आप इसको समझिए। देखिए अष्टम भाव में उस दिन सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और राहु पहले से रहेंगे ग्रहण काल में और उसी समय शनि भी आएंगे। तो 30 मार्च की शाम तक जो 4:34 का समय 6 ग्रहों की स्थिति की वजह से यहाँ पर देखिए कितने प्रकार के अशुभ योग बन रहे हैं। सूर्य शनि का पितृ दोष, सूर्य राहु का ग्रहण दोष, चंद्रमा है तो चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष, शनि चंद्रमा का विष दोष, बुध राहु का जड़त्व दोष, शुक्र राहु का चारित्रिक दोष। इतने प्रकार के अशुभ योग यहाँ पर बन रहे हैं। आप सोचिए कितनी विकट स्थिति बन रही है अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या है? आयु मृत्यु का भाव है, जीवन में होने वाली अचानक घटनाओं का भाव है, अचानक धन लाभ का भी भाव होता है। इसको गड़ा धन वगैरह का विचार किया जाता है, हालांकि गड़ा धन वगैरह संभव नहीं है। तो अचानक धन लाभ, क्योंकि यहाँ से जो अष्टम की जो दृष्टि पड़ती है सेकंड हाउस पर रहती है वो इनहेरिटेंस का भाव होता है, ससुराल पक्ष का भाव होता है। तो पैतृक संपत्ति का लाभ होना, ससुराल पक्ष से कुछ लाभ हो जाना संपत्ति का, इन सब चीजों का विचार होता है यहाँ अष्टम की वजह से। तो यहां पर देखिए कितने भाव आपके प्रभावित। सबसे पहले तो आपका लग्नेश जो सूर्य है वो अष्टम भाव में है, यही सबसे बड़ी समस्या। ये आपको कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त मानसिक तनाव, हेल्थ इशू में क्या क्या आपको आंखों में समस्या हो सकती है, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या हो सकती है, फीवर जैसी समस्या हो सकती है, हड्डियों में दर्द वगैरह। शनि, सूर्य, राहु ये सब जो बैठे हुए हैं एक्सीडेंट वगैरह का योग भी बनाएंगे। तो गाड़ी वगैरह चलाते समय तो विशेष सावधानी आपको बरतनी है। यहाँ आपके जो धनेश और लाभेश होते हैं बुध भी नीच राशि में है, हालांकि उनका नीच भंग हो रहा है उच्च के शुक्र के साथ, लेकिन कमजोर है। तो यहाँ पर धनेश और लाभेश होकर अष्टम भाव में है।
शुक्र आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और दशम भाव के स्वामी होते हैं, वो अष्टम भाव में है। यहाँ पर जो जो शनि है वो आपके लिए छठे भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, वो यहाँ पर है। तो सोचिए, लग्नेश, धनेश, लाभेश, तृतीयेश, दशमेश, षष्ठेश और सप्तमेश, इतने सारे भाव प्रभावित हो रहे हैं यहाँ अष्टम भाव में ग्रहों की इस युति की वजह से। और चंद्रमा आपके द्वादश के स्वामी होते हैं, खर्च के स्वामी होकर यहाँ अष्टम में रहेंगे, हालांकि वो 30 मार्च को निकल जाएंगे। तो यहाँ पर जो ओवरऑल स्थिति आपको मैं बताऊं तो चंद्रमा को साइड लाइन कर देते हैं, क्योंकि चंद्रमा 30 को निकल जाएंगे और 30 तारीख से जो शाम को 4:34 से स्थिति बनेगी 14 अप्रैल तक, वहां से आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि लग्नेश ही आपके अष्टम भाव में है, तो दुर्घटना आदि के प्रबल योग बनेंगे। धनेश और लाभेश होकर बुध यहाँ कमजोर होकर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको अपने धन संचयन का बहुत ध्यान रखना अगले 15 दिन, क्योंकि यहाँ पर आपको अननेसेसरी खर्चे होंगे। जैसा मैंने बताया, दुर्घटना आदि के योग हो सकते हैं, या कोई आपको हेल्थ इश्यू होगा तो हॉस्पिटलाइज्ड वगैरह भी होना पड़ सकता है आपको, और कहीं ना कहीं कोई सर्जरी वगैरह भी आपकी संभव है। और इसमें एक चीज और आपको मैं बता देता हूं कि मंगल की स्थिति जो रहेगी वो आपके लिए बहुत ज्यादा समस्या को बढ़ा सकती है। उसका क्या कारण है कि 3 अप्रैल तक मंगल आपके प्रातःकाल तकरीबन 2:30 बजे के आसपास से जो है 3 अप्रैल को अर्ली मॉर्निंग लाभ स्थान से निकलकर आपके द्वादश में गोचर करेंगे, वो भी नीच राशि में। और मंगल आपके लिए चतुर्थेश और भाग्येश होकर द्वादश में रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको माता के स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत ज्यादा चिंता 3 अप्रैल के बाद से बढ़ जाएगी, और भाग्य का भी आपको काफी सहयोग कम हो जाएगा, क्योंकि भाग्येश नीच राशि में रहेंगे और शनि जब अष्टम में चलेंगे तो वैसे ही आपके भाग्य को रोक देंगे और अवरोध पैदा करेंगे। तो 3 अप्रैल से और उसके बाद की जो स्थिति वो ज्यादा आपके लिए समस्यादायी है। खर्चों में अचानक बढ़ोतरी होगी, अननेसेसरी ट्रैवल्स वगैरह आपको करना पड़ सकता है, दुर्घटना के तो योग बनेंगे ही, आपको कहीं ना कहीं बेफिजूल के खर्च वगैरह से बचना चाहिए। अननेसेसरी उधार वगैरह लेकर अपने शौक को पूरा करने से आपको बचना चाहिए, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह पर बहुत ज्यादा एक्सपेंस ना करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं तो ये समस्या आपको बहुत बढ़ाने वाला है। मित्रों, यहाँ पर जो शुक्र है वो तीसरे के स्वामी होते हैं और दशम के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में उच्च राशि में विराजमान है। देखिए, यहाँ पर उच्च राशि में शुक्र जरूर है, आपको कुछ धन लाभ वगैरह करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि जो बाकी ग्रह वो भी अपना काम करेंगे। तो राहु के साथ जो शुक्र की स्थिति बन रही है, शनि के साथ जो स्थिति बन रही है, शनि चूंकि एक नपुंसक ग्रह होते हैं और शुक्र जो होते हैं हमारे जीवन में भोग विलासता शारीरिक सुख जो होता है हमारा, चूंकि अष्टम भाव आफ्टर मैरिज का भी भाव होता है और सप्तमेश होकर शनि यहाँ बैठे हुए हैं साथ में शुक्र के। तो यहाँ पर क्या होगा कि वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या आ सकती है। जो आपका शारीरिक सुख होगा, शारीरिक सुख में उतना आपको जो आप मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी कामुकता बहुत बढ़ जाएगी। शुक्र राहु व्यक्ति को चारित्रिक दोष भी देते हैं और अष्टम भाव काम भावना का भी होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपके विचार बहुत दूषित हो जाएंगे। विचारों में बार बार उन्हीं चीजों का दिमाग में गोचर करते रहना, घूमते रहना, और अश्लील व्यक्ति को बना देते हैं विचार, इस तरीके की स्थितियां होती हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप किसी प्रकार का क्राइम वगैरह भी कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिए, क्योंकि राहु की द्वादश पे भी दृष्टि है और 3 अप्रैल से मंगल भी द्वादश में आ जाएंगे। द्वादश क्या है? कोर्ट कचहरी का भाव है, लीगल मामलों का भाव है, तो जेल यात्रा वगैरह भी करवा देती हैं ऐसी स्थितियां। अगर शुक्र राहु बन जाए अष्टम में, मंगल आ जाएंगे वहां नीच राशि में, शनि भी बैठे हुए, शनि भी जो है आपके इन्हीं सब चीजों के कारक होते हैं। तो आप अपने चरित्र को बहुत मजबूत करके चलिएगा, नहीं तो आपकी जो गलत जो वासना है वो आपको किसी विवाद में भी फंसा सकती है, आपकी मानहानि भी करा सकती है। और अष्टम भाव में इस तरीके की जो स्थितियां बनती हैं ये व्यक्ति को गुप्तांगों में भी समस्या देती हैं, या आपके जो इलीगल जो रिलेशनशिप वगैरह होते हैं, आफ्टर मैरिटल जो रिलेशनशिप वगैरह होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल जिसको बोलते हैं, तो ये आपको किसी जो है रोग वगैरह का भी शिकार करा सकती है, जिसको एसटीडी वगैरह बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वगैरह। ये सब चीजों का आप बहुत ध्यान रखिएगा, हाइजीन वगैरह का, कॉन्ट्रिसेप्शन का, नहीं तो आप किसी रोग के भी शिकार हो सकते हैं जो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। क्योंकि अब शनि अष्टम में रहेंगे तो जो भी चीज चलेगी वो बहुत धीरे धीरे बहुत ज्यादा समय तक के लिए चल जाएगी, वो आपको बहुत परेशान करेगी, आपके एक्सपेंसेस को भी लेके, आपके बजट को भी लेके, और आपके जो सोशल स्टेटस है उसको भी ये डाउनफॉल देखने को मिल सकता है आपको, तो इसका आप ध्यान रखिएगा।
और यहाँ पर आपको ओवरऑल में फिर से बता देता हूँ, शनि की ढैया शुरू हो जाएगी उस दिन से। ग्रहण आपके अष्टम भाव में लग रहा है, तो अपने पिता के साथ संबंधों का, उनके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। और परिवार में भी किसी प्रकार का किसी को रोग चोट जैसी समस्या हो सकती है, क्योंकि दूसरे भाव पर सारे ग्रहों की दृष्टि है, वहां केतु भी बैठे हुए हैं, तो इसका आप बहुत ध्यान रखिएगा। ये ग्रहण आपके लिए कतई अच्छा नहीं है। बाकी जो स्थितियां बन रही जो मैंने बताई, जब तक यहां से सूर्य नहीं निकल जाते, क्योंकि आपके लग्नेश होकर अष्टम में है, षडाष्टक दोष भी बनाए हुए हैं अपनी राशि से, तो सूर्य जब आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे और लग्नेश होकर, तो उच्च राशि में बैठेंगे, वहां से आपको भाग्य का कुछ अच्छा सहयोग मिलेगा। जो समस्याएं जो अष्टम में बन रही हैं और द्वादश में जो मंगल बैठे हुए नीच राशि में, उसको सूर्य काफी हद तक काउंटर करेंगे। और लग्नेश भाग्य स्थान में आ जाए, उच्च राशि में बैठे, तो भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। पिता की हेल्थ में भी सुधार आएगा, उनके साथ संबंध भी आपके मजबूत होंगे। कुछ धार्मिक यात्राएं या लंबी दूरी की यात्राएं या विदेश संबंधी काम आपका अगर कोई फंसा हुआ था, अगर आप जैसे आईएफएस अधिकारी वगैरह हैं या इन सब क्षेत्रों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, उनके लिए भाग्यवश सूर्य कुछ अच्छे रास्ते खोल सकता है। और आत्मविश्वास जो आपका डाउन हो जाएगा ग्रहण के बाद से, जो ग्रहों की स्थिति अष्टम भाव में, उसमें भी सूर्य जो है काफी इंक्रीज करने का उस लेवल को काम करेगा। तो ओवरऑल आपके लिए देखें तो स्थितियां बहुत समस्यादायी होने वाली हैं और बढ़ जाएगी, तो उसको आप अभी से ध्यान करके मैं बता देता हूं। डराना काम नहीं है, आपको अवेयर करना काम है, अटेंशन आपको कराना काम है। आप पहले से सतर्क रहिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, आपके लग्नेशी पीड़ित है तो सूर्य को जल दीजिए प्रतिदिन, स्नान आदि के उपरांत चुटकी भर हल्दी वगैरह उसमें डाल लीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। मंगल भी आपके लिए द्वादश में आ जाएंगे, प्रबल मांगलिक दोष बनाएंगे, कमजोर होकर बैठेंगे, भाग्य में हराश करेंगे। फोर्थ हाउस के स्वामी होकर भौतिक सुख साधन में भी कमी करेंगे मंगल। 3 अप्रैल से 6 जून तक तो हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करते रहिए। तो कहीं ना कहीं जो शनि की ढैया है और ये जो उस मंगल का जो दोष आपके लिए चलेगा, मांगलिक दोष, इन सब चीजों में आपको काफी राहत देगा। क्योंकि मंगल जब द्वादश में बैठेंगे तो जो उनकी अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने वाली वैवाहिक सुख पे और बिजनेस के भाव पर, ये आपके बिजनेस में तो फ्लक्चुएशन देगी, नुकसान करा सकती है। वैवाहिक सुख में समस्या, अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय होने में प्रॉब्लम करेगा ये मंगल। और कहीं ना कहीं जो विवाहित लोग हैं उनके छोटे मोटे विवाद बड़े विवाद का रूप ले सकते हैं। छोटी मोटी जो तलखी होती है, तलाक तक की भी नौबत आ सकती है, जिससे आपको बाद में बहुत परेशानी हो सकती है मानसिक तौर पर भी, और सोशल स्टेटस भी आपका प्रभावित होगा। तो आप जेल यात्रा के योग भी बन सकते हैं, जैसे डॉरी वगैरह केस में। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। जो भी बात हो बहुत ठंडे दिमाग से सोच विचार कर कोई कदम बढ़ाइएगा तो ही बेटर रहेगा, नहीं तो स्थितियां आपके लिए कोई अच्छी नहीं दिख रही, प्रतिकूल ही है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना है, नंबर डिस्क्रिप्शन पर स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, कुंडली विश्लेषण का लाभ लीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अगली वीडियो में आपको अगली राशि जिसके ऊपर इस ग्रहण का सबसे ज्यादा बुरा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी लेकर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।